टुडेज टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये होने वाला आज का टॉपिक। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग पे आए उसको डिस्कस करें उससे पहले, ठीक है, टू बी मोर ब्रीफ, ठीक है, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए ये समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं आप लोग, हमको पता है, और अकाउंटिंग वर्ड जैसे सुनते हैं, ठीक है, तो कुछ पुरानी याद ताज़ा होती है और उस याद में क्या आता है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैलेंस शीट। ठीक है, इतनी सारी चीज़ अकाउंटिंग के नाम से दिमाग में आती है। ठीक है, क्योंकि इनिशियली जब हम अकाउंट्स पढ़ना शुरू करते हैं इन क्लास 11th इन क्लास 12th, तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये बेसिक अकाउंटिंग है। ठीक है, लेकिन ये अकाउंटिंग नहीं है, ये अकाउंटिंग की एक ब्रांच है जिसका नाम है फिनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम हम बनाएंगे और उस कॉलम में ये होगा कि कोई भी ऐसा टर्म आएगा विच इज़ इम्पॉर्टेंट और जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी आप उसको रिलेट कर पाएंगे, तो वहाँ पे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे उस कॉलम। ठीक है, तो ये फिनेंशियल अकाउंटिंग है और इस तरह अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो एक ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सारी अकाउंटिंग की ब्रांचेज हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे मेन ब्रांच है और जहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट हुई थी, बेस था, वो था फिनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम ये सारे प्रोसेस करते थे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, कि ये सब कुछ करते थे, जर्नल बनाते थे, लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फाइनल अकाउंट बनाते थे, ठीक है, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और एंड में बैलेंस शीट बनाते थे जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो इंटरचेंजेबली, सिनोनिमसली आप यूज कर सकते हैं ये सारे टर्म्स। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अकाउंटिंग जब करते हैं ना, तो अकाउंटिंग क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन आता है क्यों भाई अकाउंटिंग क्यों करते हैं? तो हिसाब किताब बनाते हैं, पैसा आ रहा है जा रहा है तो हिसाब किताब बनाना है, अच्छी बात है, हिसाब किताब आप बनाते हैं। तो अकाउंटिंग करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हमको ये पता करना है कि ये जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, पहला ये पता करना। ठीक है, कि साल के एंड में प्रॉफिट में है, लॉस में है। ठीक है, और दूसरा ये होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं जिनको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, जिनको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, कौन लोग हैं? जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, तो वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब ऐसे लोग जिनको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट क्यों है? हो सकता है उनका पैसा लगा हुआ, हो सकता है पैसा लगाना चाह रहे हो सकता है आप उनसे सामान लेके आते हैं, आपके सप्लायर हो। ठीक है, तो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं या ये जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं जिनके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो दो तरह की है। ठीक है, दो तरह की इंटरेस्टेड पार्टी है। कौन कौन है? एक होते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल नाम से पता चल रहा है बिजनेस के अंदर के लोग। बिजनेस के अंदर के लोग कौन हो सकते हैं? बिजनेस का मैनेजमेंट, ठीक है, बिजनेस के एम्प्लॉयज। ठीक है, एक्सटर्नल की बात करें तो लिस्ट थोड़ी लंबी है। कौन हो सकते हैं? आपके सप्लायर हो सकते हैं, आपके क्रेडिटर हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अभी इन्वेस्ट किए नहीं, और जो इन्वेस्टर्स हैं मतलब ऑलरेडी जो इन्वेस्ट कर चुके हैं आपके बिजनेस में। ठीक है, तो ये सारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की बात करें, मतलब जो बाहर के लोग हैं जिनको आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इनके लिए इनफ है, मतलब इनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसमें है। ठीक है, अभी एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट है, उसमें लोग पैसे लगाते हैं। आई एम ऑल्सो अ बिगिनर इन शेयर मार्केट, स्टार्ट किया अभी।
ठीक है। तो उसमें जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, मतलब उसके कैपिटल में अपना भी कुछ योगदान देना चाहते हैं, हिस्सा देना चाहते हैं, उस कंपनी के शेयर लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि बस रैंडम खोले कि हाँ चलो पैसा डाल दिए। कुछ देखते हैं कि भाई कंपनी क्या धंधा कर रही है, प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, फ्यूचर का क्या है इस कंपनी का, ठीक है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, ज़्यादा उधार तो नहीं है मार्केट पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमको इनकम और पोजीशन स्टेटमेंट से मिल जाती है। ठीक है। उसी तरह आप मानो आपके सप्लायर हैं जो आपको बिजनेस में रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो जितना ज़्यादा लार्ज स्केल बिजनेस होता है, ये सारे ट्रांजैक्शन उतने ज़्यादा अमाउंट के होते हैं। ठीक है। उधार पे भी होते हैं, क्रेडिट पे भी होते हैं, तो कोई आपको क्यों देगा क्रेडिट पे? ठीक है, नहीं देगा ना। तो वो भी देखेगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंड रिजल्ट देते हो, वो उसको देखेगा कि नहीं भाई बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा है, सेल्स भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा है। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन इन लोगों को चाहिए वो अवेलेबल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंड रिजल्ट पे। ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने में सक्षम है। ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत है। लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है। मैनेजमेंट को क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन? क्योंकि मैनेजमेंट ही तो प्लान्स बना रहा है ना, पॉलिसीज बना रहा है, डिसीजन ले रहा है, बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है, कैसे ग्रो करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कैपिटल कहाँ से लेके आना है, उधार लेना है, ओनर्स फंड लेना है, ये सारे डिसीजन मैनेजमेंट ले रहा है। उसको भी तो कुछ चाहिए ना डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर ये होता है ना कि वो पास्ट रिजल्ट पे बेस्ड है। ठीक है। तो मतलब अभी 2022 है, ठीक है, अभी 31 मार्च जो आएगी, तो उस पर अगर हम अपने, मानो मेरा कोई बिजनेस है उसमें हम अपने अकाउंट्स निकालते हैं, तो वो हमको 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 यानी पास्ट रिजल्ट को दिखा रहा है हमको। ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट चाहता है कि भाई प्रेजेंट बिजनेस में क्या हो रहा है वो भी तो हमको पता रहे कि हम डिसीजन ले सके। ठीक है। या थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी तो अप्रोच हो। ठीक है, सिर्फ पास्ट के बेसिस पे तो नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देने में उतना सक्षम नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट मेन कंसर्न है कि भाई बिजनेस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे घटा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम इमेजिन करेंगे एक टिपिकल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग एंड पीएल होता है, ठीक है, वो जो अकाउंट बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डेबिट पे सारी एक्सपेंसेस होती है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, बस एक्सपेंसेस होती हैं। ठीक है। इधर सारी इनकम होती है। ठीक है। दोनों को कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट को तो हर एक चीज का, ठीक है, बिल्कुल छोटे से छोटा भी हिसाब चाहिए, बेसिकली इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट, कि भाई जो लागत लग रही है सामान को बनाने में, जो कॉस्ट लग रहा है वो हर एक स्टेप पे कितना लग रहा है। तो ये जो माइन्यूट इन्फॉर्मेशन होती है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट को देने में सक्षम नहीं है। ठीक है। तो इन सारे ड्रॉबैक्स की वजह से, इन सारे डिसएडवांटेजेस की वजह से हम जो है एक नया जो है वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग लेके आए जिसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे और क्यों है इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि जो कॉस्ट होते हैं अलग अलग तरह के बिजनेस में उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। तो सिंपल एक डेफिनेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है, विच आई विल रीड। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, द लेबर एम्प्लॉयड and the raw materials used in the manufacture of certain commodity or on a particular job। तो क्या कॉस्ट अकाउंटिंग बोला भाई, किस चीज की अकाउंटिंग करते हैं? लेबर एम्प्लॉयड, मटीरियल्स यूज्ड और भी जो एक्सपेंसेस इनकर्ड, किस चीज में इनकर्ड? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी या फिर कंप्लीशन ऑफ अ जॉब। अब जैसा आपका काम है, आप यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। ठीक है। किस चीज का हिसाब रखना? आप जब कोई भी सामान बनाते हैं, ठीक है, कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं या कोई भी सर्विस भी मानो अगर आप देते हैं, उसमें कुछ लेबर लगता है, कुछ लोग होते हैं उसके पीछे जो काम कर रहे हैं, उनको आप पैसे देते हैं। ठीक है। कुछ मटेरियल्स यूज होते हैं, रॉ मटेरियल्स, वो भी आप खरीद के लाते हैं पैसे से। और इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे ऊपरी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होती हैं। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग इनको रिकॉर्ड करने का काम करता है। ठीक है। इनको रिकॉर्ड करने का काम करता है और सिर्फ रिकॉर्ड करने का काम नहीं करता। ठीक है। तो जो स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि वो इन सारी चीजों को जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। और कहाँ तक लिमिटेड है, स्कोप कहाँ कहाँ है? पहला,
असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ये पहला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि बाद में अभी रिलेट करेंगे जो आगे पढ़ेंगे उससे, ठीक है। दूसरा है कॉस्ट कंट्रोल, ये ऑब्जेक्टिव दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कितने में बेच रहे हैं आप कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। चौथा है गाइड टू बिजनेस पॉलिसी, तो अब बिजनेस पॉलिसी में बहुत बार ऐसे डिसीजंस होते हैं, मेक या बाई या रिप्लेसमेंट, ये भी डिटेल में देखेंगे एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब सबसे पहले असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, हाँ, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग हम देखें ना कि हर एक कॉस्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है कि ये इस स्टेप पे लग रहा है, ये लेबर में लग रहा है, ये मटेरियल में लग रहा है, ये इस एक्सपेंस में लग रहा है, ठीक है। तो जब आपको सारे कॉस्ट इंडिविजुअली पता है तो आप टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कॉस्ट कंट्रोल, तो कॉमर्स में ये वर्ड बड़ा यूज होता है कंट्रोल, मैनेजमेंट भी जब पढ़ते हैं तो उसमें एक फंक्शन है मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग, तो जहाँ पे भी ये वर्ड आता है, ये एक वर्ड है उसके लिए हम बता दे रहे हैं, जहाँ पे भी कंट्रोल आता है ना वहाँ पे होता है मतलब कि हम एक्चुअल को, ठीक है, कंपेयर करने वाले हैं स्टैंडर्ड से, ठीक है, कंपेयर करने वाले हैं दोनों को, एक्चुअल और स्टैंडर्ड को। तो यहाँ पे भी कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो जो भी मैनेजमेंट है, ठीक है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग से डील कर रहा है, तो वो ये चीज़ करता है कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है अगर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्पेक्स अगर प्रोड्यूस करना है तो वो लोग पहले एक एस्टिमेट लेके चलेंगे कि भाई देखो इसको स्टैंडर्ड जो है ना ये 100 रुपये जाना चाहिए, ठीक है, सारा जोड़ घटाओ सब कुछ करके, ठीक है। लेकिन जब ये बन के आता है तो पता चलता है कि भाई ये तो 110 हो गया, तो स्टैंडर्ड था ये और एक्चुअल ये हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल आता है कि भाई ये जो 10 रुपये बढ़ा क्यों बढ़ा, उस पर एनालिसिस करेंगे, इसको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस्ट है तो अगर एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा हो गया स्टैंडर्ड से, ठीक है, उसको कैसे कम कर सकते हैं, किस स्टेप पे ज़्यादा हुआ, वो पूरी एनालिसिस, ठीक है। साथ ही साथ सेलिंग प्राइस डिसाइड करना, ये ऑब्वियस है, नॉर्मल है, ठीक है। तो मानो अब हम देखते हैं कि भाई ये जो स्पेक्स था इसको बनने की लागत तो 110 लग गई है, ठीक है, सब कुछ जोड़ जाड़ के। अब कंपनी ये डिसाइड करेगी कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, वो इस पे ऐड होगा और फिर सेलिंग प्राइस डिसाइड होगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज मेक एंड बाई या रिप्लेसमेंट, इस तरह के डिसीजन ऑब्वियसली अगर कंपनी देख रही है, मानो जैसे ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, कार्स वगैरह जो बनती हैं, तो एक कार अगर कहीं पे बन रही है तो ऐसा नहीं होता है कि उसके जितने भी पार्ट्स हैं, टायर है या जो हेडलाइट है या वो सब उसी कंपनी की है, नहीं। कार अगर आप किसी कंपनी के लेके आते हो, फॉर एग्जांपल Hyundai हो या जो भी कंपनी हो, उसमें टायर उस कंपनी के नहीं होते, ठीक है। तो हो सकता है कि कंपनी को लग रहा हो कि अगर हम टायर का भी साथ में प्रोडक्शन करेंगे तो मेरा कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर हम बाहर से लेके आके असेंबल करेंगे तो कम हो जाएगा। तो इस तरह के जो डिसीजन होते हैं मेक एंड बाई, वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है इस तरह के डिसीजंस लेने में। रिप्लेसमेंट, कोई मशीन है पुरानी हो गई है तो उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो अब हम मार्केट से बिल्कुल ब्रांड न्यू लेके आए या सेकेंड हैंड लेके आए, वो भी डिपेंड करेगा कितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग के, ठीक है, कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हम इसलिए करते हैं, ठीक है। तो ये है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब जब भी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में आएंगे तो पहले एक सिंपल टर्म देखेंगे, एक सिंपल चीज देखेंगे। अभी जब हम लोग आगे क्लासीफाई करेंगे ना तो ये वर्ड बड़ा यूज होगा, एक होगा इनडायरेक्ट और एक होगा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है वो पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट वो होता है, ठीक है, विच कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड और एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कमोडिटी। डायरेक्टली कहने का मतलब है, हम लोग यहाँ पे कॉस्ट के सेंस में अभी हम लोग ऐसा मान के चलेंगे, साथ ही साथ जो एग्जाम्पल चलेगा वो ये चलेगा ना, एक रेस्टोरेंट है हमारा और हम स्पेशलाइज करते हैं बर्गर्स बनाने में, ठीक है, बर्गर बनाते हैं हम अपने रेस्टोरेंट में बेचते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे, रेस्टोरेंट है तो मैनेजर भी होगा, वेटर्स भी होंगे, कोई शेफ भी होगा, ठीक है, रेंट भी दे रहे होंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी दे रहे होंगे हम, पैक भी कर रहे होंगे हम, कहीं से रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट भी कर रहे होंगे हम, ये सब सारी एक्टिविटी हम लोगों का रेस्टोरेंट जो है वो साइड बाय साइड चल रहा है, इसके रेस्पेक्ट में जो है वो लेके चलेंगे। अब हम क्या बनाते हैं अपने रेस्टोरेंट में, बर्गर, ठीक है, बर्गर बनाते हैं हम अपने रेस्टोरेंट में, ठीक है। और ये जो बर्गर है
इसको बनाने में क्या है, एक बर्गर बनाने में एक बर्गर बन लग रही है, ठीक है। एक बर्गर बनाने में फॉर एग्जांपल नॉन वेज एक चिकन का स्लाइस जा रहा है, एक चीज़ का स्लाइस जा रहा है। तो ये जो जितनी चीज़ों के हम नाम ले रहे हैं ना, ये हम डायरेक्टली इससे एसोसिएट कर सकते हैं कि हाँ भाई वन बन इसको बनाने में, एक चीज़ का स्लाइस इसको बनाने में, या एक केचप में भी 5 ग्राम ऐसा कुछ इसको बनाने में, ठीक है। लेकिन अगर हम तुमसे पूछते हैं कि भाई एक बर्गर बनाने में इलेक्ट्रिसिटी, तो तुम बोलोगे कि नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, महीने का इतना बिल आता है, तो 4 बल्ब भी जलते हैं, ये फैन भी चलता है, मतलब वो अवन जिसमें अगर हम बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें फिर जोड़ घटाओ, तो मतलब डायरेक्टली एक बर्गर से एसोसिएट नहीं कर सकते उस एक्सपेंस को, उस कॉस्ट को, ठीक है। तो ऐसा कॉस्ट जिसको आप डायरेक्टली एक यूनिट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर जॉब जो आप कर रहे हैं उससे आप एलोकेट कर सकें, उससे एसोसिएट कर सकें कि देखो इसमें 5 रुपया, ठीक है, वो डायरेक्ट है। और अगर आप डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर सकते, उसको बांट नहीं सकते पर यूनिट प्रोड्यूस्ड में, वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। क्लियर है। अभी हम आते हैं इसके बाद, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो यूज होने वाली है आगे। अभी हमें आएंगे क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, तो जितने भी कॉस्ट होते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, उसको बेसिक हम 3 हेडिंग में क्लासीफाई करते हैं, 3 हेडिंग में, ठीक है। लेबर, मटेरियल्स और एक्सपेंसेस, इनके अलावा जो एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब लेबर भी 2 तरह का हो सकता है, ठीक है। कौन से 2 तरह का हो सकता है, एक हो सकता है डायरेक्ट लेबर, एक हो सकता है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट अभी बता दिया। डायरेक्टली अगर आप जो यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे एसोसिएट कर पा रहे हैं कि हाँ भाई इसमें करने में इतना लेबर का कॉस्ट क्या, डायरेक्ट है, नहीं कर पा रहे इनडायरेक्ट है। मटीरियल में भी वही है, डायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट मटीरियल। एक्सपेंसेस में भी वही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये इतना हो गया, इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फर्दर क्या क्लासिफिकेशन है, जितना भी डायरेक्ट है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जोड़ के बनता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। जितना भी इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको जोड़ के बनता है ओवरहेड, ठीक है। ये ऐसा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, एग्जाम्पल के हेल्प से करेंगे, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हम बोले साइड बाय साइड रेस्टोरेंट भी चलाना है, रेस्टोरेंट चल रहा है, बर्गर बेच रहे हैं हम लोग। अभी बर्गर के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो हम बोले जैसे कि हम बर्गर बना रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट लेबर की बात करें तो मानो हम एक शेफ है मेरा, ठीक है, जो मेरे रेस्टोरेंट में बर्गर बनाता है, और उसको हम पर बर्गर के हिसाब से हायर किए हुए हैं। मतलब अगर आप दिन के 5 बर्गर बनाते हैं, एक बर्गर बनाने के आपको 30 रुपीज़ मिलेंगे, दिन का 150, ठीक है। तो इस केस में, बर्गर के केस में, प्राइम कॉस्ट में आप उस शेफ को जो पेमेंट कर रहे हैं ना, वो हो जाएगा डायरेक्ट लेबर, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल हम पहले बोले बर्गर बनाने में क्या क्या लग रहा है, बन है, चीज़ है, वेजीज है, केचप है, मायो है, जो भी आपका बर्गर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है वो हो गई डायरेक्ट मटेरियल, ये हो गया डायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस डायरेक्ट पैक कर रहे हैं, ठीक है, बर्गर रैप करके देते हैं एक पेपर में, या अगर पार्सल है तो एक बॉक्स में प्रॉपर, ठीक है। तो वो पैकेजिंग वगैरह की जो एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि आप उसको हर एक बर्गर पे एलोकेट कर सकते हो, ठीक है। एक बर्गर को जो पैक किए तो उसमें इतने रुपए का पेपर लगा, ठीक है। तो ये बर्गर के रेस्पेक्ट में हम लोगों का प्राइम कॉस्ट हो गया। प्राइम कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ के जो आएगा किसी भी कमोडिटी के लिए, सिर्फ बर्गर के लिए नहीं, किसी भी कमोडिटी के लिए, तो वो जो है वो मेरा प्राइम कॉस्ट है, ठीक है। अभी आता है इनडायरेक्ट वाले पार्ट पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट वाले पार्ट पे भी, ठीक है, बर्गर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ओवरहेड्स हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट लेबर, कैसे इनडायरेक्ट लेबर होगा, बर्गर एक रेस्टोरेंट में बन रहा है, बहुत सारे स्टाफ है वहाँ पे, ठीक है, एक मैनेजर भी है, वेटर भी है, जिनको मानो मंथली सैलरी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो मानो हम वेटर को हम बोल रहे हैं कि भाई मंथली सैलरी 8,000 दे रहे हैं उस वेटर को, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि सर एक बर्गर का वेटर को
तो एक बर्गर का वेटर को रिलेट नहीं कर सकते, क्यों? ओवरऑल में जा रहा है, वो तो महीने के एंड में ले जा रहा है, इधर बर्गर जितना बिके नहीं बिके, ठीक है। तो वो जो है वो इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। और इनडायरेक्ट मटेरियल भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि यूज़ हो रहा है, लेकिन उसका पर बर्गर के हिसाब से मे बी हम हिसाब नहीं रख सकते। मानो बर्गर में लेट्यूस डालते हैं, कैबेज के तरह जो दिखता है, ठीक है, उसका हिसाब नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसी कुछ फिक्स क्वांटिटी नहीं है, वो एक रैंडम होता है कि आप उठाए और डाल दिए, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारी हैं, बिजली बिल आ रहा होगा उस रेस्टोरेंट का, कुछ रेंट वेंट दे रहे होंगे, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गई विथ रेस्पेक्ट टू आवर एग्जाम्पल जो कि हम बर्गर का ले रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम कॉस्ट, विच इज प्राइम कॉस्ट क्या है, फिर से प्राइम कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट इज नथिंग बट डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट क्या है हम बता चुके हैं, जिसको आप डायरेक्टली एलोकेट कर सके या एसोसिएट कर सके अपनी कमोडिटी से, देखो भाई इसमें इतना लगा, ठीक है। तो ये जो है वो मिलके बनता है मेरा प्राइम कॉस्ट, ठीक है, प्राइम कॉस्ट। अभी अगला हम बताए थे कि वो जो इनडायरेक्ट वाली चीज है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उन सबको हम कहते हैं ओवरहेड्स, ठीक है। तो किसी भी चीज में, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, ठीक है, जब भी हम इनडायरेक्ट की भी बात करते हैं, ओवरहेड्स की बात करते हैं, उनका भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो अब हम ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, मतलब वो इनडायरेक्ट वाले पार्ट का, ठीक है। तो ओवरहेड्स का देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो ओवरहेड्स हो सकते हैं वर्क्स ओवरहेड, ठीक है, और इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है, जिसको हम ऑफिस ओवरहेड या ऑफिस एक्सपेंस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलिंग ओवरहेड, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, ये, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जिनको हम ओवरहेड्स बोलते थे, उसको फर्दर ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं आप, वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। इसका एक एग्जांपल, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देखेंगे, क्या एग्जांपल हो सकता है। अब फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड में फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगी, मानो कोल है, गैस है, ऑयल है, या फैक्ट्री में जो स्टेशनरी यूज हो रही है, या जो ल्यूब्रिकेंट्स मशीन में यूज होते हैं, या फैक्ट्री स्टाफ की सैलरी जो है, वो सारी आएगी वर्क या फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड की बात करें, ठीक है, तो अब देखो किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में जब हम लोग सोचेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, वो जो फैक्ट्री वहाँ पे हो रहा होगा, लेकिन एक लिखा पढ़ी वाला काम भी हो रहा है, जो ऑफिस एरिया है वहाँ पे भी स्टाफ है, वहाँ पे भी खर्चा हो रहा है, ठीक है। और उस ऑफिस में भी फर्दर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कोई डिपार्टमेंट सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उस रेस्पेक्ट में क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड की बात करें, ठीक है, तो सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, ऑफिस में जो लाइटनिंग है, पावर है, रेंट है, ऑफिस की बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन जो है ऑफिस के एसेट्स का, वो जो एक्सपेंस है, या रिपेयर ऑफिस की किसी भी एसेट की, वो बिल्डिंग हो, मानो ऑफिस का कंप्यूटर है, तो वो सारा इसमें आएगा, किसमें आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड में। सेलिंग ओवरहेड की बात करें, अब सामान को बेचने में भी खर्चा होता है, ठीक है, क्या खर्चा होगा, सेल्स मैनेजर को सैलरी दे रहे, कमीशन दे रहे, ठीक है, एजेंट को, एडवर्टाइजिंग में मार्केट रिसर्च होता है, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च जब किया जाता है ना, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस, टारगेट मार्केट आप चुनते हैं, आपकी मतलब ऑडियंस कौन होगी, कौन खरीदेगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मार्केट में जब आप देखेंगे ना, तो वो कुछ टारगेट ऑडियंस के लिए ही बने हुए होते हैं, ठीक है, कुछ का मतलब है उसमें करोड़ों में लोग होंगे, कुछ का मतलब, ठीक है। तो ऐसे बहुत कम प्रोडक्ट होते हैं जिनको सारे लोग यूज करते हैं, नहीं तो इन जनरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सिंपल आप देख लें कि स्टार्टिंग में इमेजिन करिए हॉर्लिक्स, तो नॉर्मल एक फ्लेवर आता था, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे एक्सपेंशन हुआ ना, तो फिर वो टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आने लगा, हॉर्लिक्स मदर्स प्लस, ठीक है, जो फीमेल्स एक्सपेक्ट कर रही हैं उनके लिए, ठीक है, या बच्चों के लिए अलग है कि 9 to 5, ठीक है, वो आप ले लीजिए, या जो ओल्ड एज के लोग हैं, ठीक है, जो अडल्ट हैं उनके लिए अलग है।
तो ऐसा टारगेट मार्केट होता है प्रोडक्ट में, तो मतलब बहुत सारा काम होता है प्रोडक्ट को बेचने में भी, डिजाइन करने में भी। तो सेलिंग ओवरहेड में सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर, कमीशन, एजेंट का कमीशन, एडवर्टाइजिंग में जो एक्सपेंस है या मार्केट रिसर्च में जो एक्सपेंस है, वो सारी आपकी सेलिंग ओवरहेड में जाएगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मतलब सामान को कस्टमर तक पहुंचाना भी तो है ना। अगर आप D2C कर रहे हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर बेच रहे हैं, उसमें भी एक्सपेंस है, या आप होलसेलर रिटेलर के थ्रू बेच रहे हैं तो उसमें भी एक्सपेंस है। तो उसमें आपके पैकेजिंग चार्जेस, लोडिंग एक्सपेंस, सैलरी ऑफ डिस्पैच स्टाफ, वेयर हाउस जो गोडाउन होता है जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगी। ठीक है, तो ये तो पढ़ लिया कि भाई प्राइम कॉस्ट जो है, ठीक है, कि प्राइम कॉस्ट जो था वो इस तरह से देखा कि ये था, ठीक है, इस तरह से हम लोग लेबर है, मटेरियल है, एक्सपेंस है, लेबर में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, मटेरियल में भी, एक्सपेंस में भी। अब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस को मिला के प्राइम कॉस्ट बना, उसी तरह इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मिला के बना ओवरहेड। ओवरहेड को भी फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये मिला कि वर्क या फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, सेलिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ तक होपफुली क्लियर है। अभी हम लोग देखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट का जब सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है, तो जैसे हम स्टार्टिंग में भी बोल रहे थे कि आपको कॉस्ट जो है वो एड अप होते जाता है, फिर आप उसमें अपना प्रॉफिट जो है वो जोड़ते हैं, तो प्रोडक्ट का जो है वो सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, तो इन जनरल ये जो पूरा फॉर्मेट होता है जिसपे ये हम करते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट शीट। ठीक है, तो पूरी कॉस्ट शीट तो नहीं बनाएंगे हम, ठीक है, लेकिन एक बेसिक जो है वो देंगे। तो बेसिक क्या है हम लोग अभी पढ़े, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन सबको मिला दिए तो आया प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब जब आप प्राइम कॉस्ट में जोड़ देते हैं क्या, फैक्ट्री ओवरहेड या जिसको हम बताए थे वर्क ओवरहेड, ठीक है, तब आपको जो मिलता है वो बनता है वर्क्स कॉस्ट। यहाँ तक जो भी प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसको हम कहते हैं वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, अब ये जो वर्क कॉस्ट होता है, ठीक है, उसमें अगर हम फर्दर ऐड कर दें एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड, ठीक है, तो जो बनता है, ठीक है, तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब फर्दर इसमें जो ओवरहेड्स बचे हैं, ठीक है, क्या ओवरहेड्स बचे हैं फर्दर अभी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो इसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो क्या बनता है, ठीक है, ये बनता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। और फाइनली ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आया सारे कॉस्ट को जोड़ने के बाद, उसमें जब कंपनी अपना जो भी डिसाइड किए हुए कि भाई हम इतना प्रॉफिट लेंगे, उस प्रॉफिट का अमाउंट जब कंपनी इसमें ऐड कर देती है तो फाइनल हमको मिलता है सेलिंग प्राइस, वो प्राइस जिसमें कस्टमर सामान को खरीदने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, कंफ्यूजिंग नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक्सपेंसेस थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकती है। अब जितनी भी डायरेक्ट वाली एक्सपेंसेस हैं, लेबर मटेरियल, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट में अब हम लोग एक एक करके सारे ओवरहेड्स ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे तो जो फिगर आएगा दैट इज कॉल्ड वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, उसमें जब एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड ऐड कर देंगे तो जो फिगर आएगा उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें फर्दर जब सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और उसमें फाइनली जो भी मेरा स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा कि इतना प्रॉफिट हमको चाहिए, वो प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो वो दाम आएगा, वो सेलिंग प्राइस आएगा जिसपे कस्टमर उस सामान को खरीदेंगे। ठीक है, तो ये है, दिस इज ऑल। ठीक है, तो ये एक हुआ, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, कि ये पहले इस तरह से क्लासीफाई किया, ठीक है, उसके बाद फर्दर क्या लेके गए, प्राइम कॉस्ट पे लेके गए, देन फर्दर ओवरहेड्स पे लेके गए, इतने तरह की थी। ठीक है, फिर फर्दर डायरेक्ट सेलिंग प्राइस तक आए। ठीक है, कि ये सेलिंग प्राइस हुआ। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है, और इसी को जब हम एक ऐसा डब्बे वाले फॉर्मेट में डाल देंगे, लिख देंगे, ठीक है, तो वो जो बनता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। ठीक है,
तो प्रैक्टिकल भी जब होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में तो वो इसी तरह के होते हैं। आपको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ता है प्रोडक्ट का, ठीक है। क्वेश्चन में प्रॉफिट और बाकी सारी एक्सपेंसेस दी हुई होती हैं, तो आपको इस ऑर्डर में, जो ऑर्डर अभी हम पढ़ाए उस ऑर्डर में आपको उसको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट कुछ नहीं ऐसा फॉर्मेट होता है, कोई अकाउंट नहीं है, ऐसा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट होता है, ठीक है। इधर एक अमाउंट का कॉलम होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें जो है वो डालते हैं और फाइनली आप सेलिंग प्राइस निकालते हैं लास्ट में प्रॉफिट ऐड करके, ठीक है। तो ये कॉस्ट शीट है, ये इसका फॉर्मेट है, ये परफॉर्मा है, उस पर ये सारी चीज़ डालेंगे, कॉस्ट शीट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ एक कॉस्ट क्लासिफिकेशन, बेसिक कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक और है क्लासिफिकेशन, या फिर आप कह लीजिए कि नेचर जो एक्सपेंसेस का होता है, या फिर जितने भी कॉस्ट जो है, ठीक है, उनको दो बेसिक जो है वो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस कह लीजिए, नेचर ऑफ कॉस्ट कह लीजिए, ठीक है। उसको भी देखते हैं यहाँ पे, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस या नेचर ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ एक्सपेंसेस या नेचर ऑफ कॉस्ट दो तरह का हो सकता है, ठीक है। पहली होती है फिक्स्ड एक्सपेंस, ठीक है, और दूसरी होती है वेरिएबल, ठीक है। तो बेसिक नाम से भी समझ में आ रहा है, फिक्स्ड है मतलब फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो फिक्स किस रेस्पेक्ट में है और वेरिएबल किस रेस्पेक्ट में है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होती हैं विच रिमेन फिक्स्ड, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। मतलब आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन करिए या 1000 यूनिट का, ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस के कैटेगरी में या फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में जो हेडिंग्स आएंगी वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम रेंट करते हैं, एक प्रेमाइसेस रेंट करते हैं जिसमें 5 रूम्स हैं, वो प्रेमाइसेस हम रेंट करते हैं और उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं 50,000, ठीक है। रेंट का जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 50K का। अब जो भी वो लैंडलॉर्ड होगा, ठीक है, उसको इससे मतलब नहीं है कि आप ये जो प्रेमाइसेस रेंट किए हैं आप उसमें 1 यूनिट का प्रोडक्शन कीजिए, 1000 यूनिट का कीजिए, मत कीजिए, उसमें ताला मार दीजिए, कोई मतलब नहीं है। जब तक आप उसको यूज कर रहे हैं, जब तक वो आपके पास है, आपको पर मंथ 50K देना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग, ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा बहुत कम, डजेंट मैटर, ठीक है। एक ऐसा चार्ट भी बनाते हैं, ठीक है, यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट, और एक है ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। यूनिट एक प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 3 4 5, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट है, मानो 100 है वो, ठीक है, तो वो 100 ही रहेगा। आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कीजिए, आप 2 कीजिए, आप 3 कीजिए, आप 4 कीजिए या आप 5 कीजिए, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक ये चीज़ होता है ना कि पर यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट घटता है, पर यूनिट घटता है, पर यूनिट मतलब एवरेज। तो अगर यहाँ पे भी जो मैंने लिखा ना, एवरेज मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का एवरेज, चाहे वो कॉस्ट हो, ठीक है, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसका एवरेज है, मतलब आपको जो टोटल है उसको आपको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है। तो अगर एवरेज हम देखें यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 1 तो वो 100 आएगा, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 2 50 आएगा, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 3 33.33, ठीक है, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 4 इज 25, और यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 5 इज 20। तो फिक्स्ड कॉस्ट की स्पेशलिटी, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, तो फिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर पर यूनिट पे देखेंगे, ठीक है, तो वो घटता है, ठीक है। तो मतलब इसको थोड़ा सा दुकानदार की तरह, बिजनेसमैन की तरह दिमाग लगा के समझेंगे कि अगर हम कोई प्रेमाइसेस रेंट किए हैं, ठीक है, 50,000 रुपये उसका रेंट दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे ना कि हम उसका मैक्सिमम फायदा उठाएं, मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, मैक्सिमम इनकम लें, मैक्सिमम प्रॉफिट लें, रेंट वसूल कर लें, ठीक है। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, तो पर यूनिट पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट उतना घटते जाएगा, आप उतना वसूल ले रहे हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट, लेकिन पर यूनिट में घटेगा। और इसका अगर हम जो है वो ग्राफ एक बनाएं, ग्राफ बना के देखें, सिंपल, ठीक है।
ये है आउटपुट और ये है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। तो ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है। मतलब आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कीजिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, 5 करिए, आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट रिमेन्स सेम एट दिस पॉइंट। मानो ये P है तो वो दैट रिमेन्स सेम एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस फिक्स्ड नेचर की है ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है कि एक्सपेंस वेरिएबल नेचर की हो, वेरिएबल, ठीक है, कॉस्ट या एक्सपेंस जो भी, ठीक है। तो वेरिएबल मतलब जो वेरी कर रहा है, जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल एक्सपेंस का भी डेफिनेशन यही होता है कि वेरिएबल एक्सपेंस वेरीज विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्सपेंस जैसे हम पढ़े थे उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सैलरी, ठीक है। जिन लोग सैलरी पे होते हैं, मानो हम मैनेजर हैं कहीं के, ठीक है। तो मैनेजर अगर हम कहीं के हैं, मानो उस रेस्टोरेंट जिसका हम लोग एग्जाम्पल पहले देख रहे थे, तो अब उसमें एक दिन में 1 बर्गर बने, 1 लाख बने, महीने में कितना भी बने, हम सैलरी पे हैं, हम तो 20,000 घर लेके ही जाएंगे, ठीक है। वो फिक्स्ड हो गया, ठीक है। लेकिन वेरिएबल की जब बात करते हैं, ठीक है, तो इट वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द चेंज इन आउटपुट या टर्नओवर। मतलब आउटपुट ज़्यादा तो वेरिएबल एक्सपेंस ज़्यादा, आउटपुट कम तो वेरिएबल एक्सपेंस कम। सिंपल वेरिएबल का रॉ मटेरियल, ठीक है। तो हम लोगों का रेस्टोरेंट है, बर्गर बना रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर ज़्यादा बर्गर बिकेगा तो ज़्यादा ब्रेड लेके आना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा चीज़ लेके आना पड़ेगा, ज़्यादा केचप लेके आना पड़ेगा। कम बिकेगा तो कम लेके आना पड़ेगा, कम यूज़ होगा रॉ मटेरियल, ठीक है। तो इस तरह की एक्सपेंसेस वेरिएबल होती हैं, ठीक है। या फ्यूल, ठीक है, जो यूज़ होता है ज़्यादा देर, जो भी अगर आपकी मशीन चलेगी वो जिस पावर से भी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, तो वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब आप जितना यूज़ करेंगे उतना होगा। अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है, इस बार इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ज़्यादा मशीनें चल रही हैं, तो ज़्यादा बिल पे करिएगा आप। कम चल रही है तो कम पे करिएगा, नहीं चल रही है तो नहीं पे करिएगा, ठीक है, ऐसा है। और यह कमीशन, सेल्समैन पे जो कमीशन होता है बहुत सारे बिजनेस में, तो वो इस पे होता है ना कि आप इतना बेच दो तो इतना % कमीशन, इतना बेच दो तो इतना। तो वो लोग जितना ज़्यादा बेचेंगे उतना ज़्यादा कमीशन, जितना कम बेचेंगे उतना कम कमीशन, ठीक है। तो क्योंकि ये डायरेक्ट वेरी होती है, वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट वेरी होती हैं, तो इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे ना, कोई भी चीज़ जब डायरेक्ट वेरी होती है ना तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है। ये आउटपुट है, ये वेरिएबल एक्सपेंस है, ठीक है। मतलब अगर वेरिएबल एक्सपेंस कम, आउटपुट अगर कम तो वेरिएबल एक्सपेंस कम, आउटपुट अगर ज़्यादा तो वेरिएबल एक्सपेंस ज़्यादा, आउटपुट अगर और ज़्यादा तो वेरिएबल एक्सपेंस और ज़्यादा। कोई भी चीज़ हो जब वो किसी भी चीज़ के साथ डायरेक्टली वेरी करती है, नॉट ओनली फॉर दिस टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। जैसे सप्लाई और प्राइस, ठीक है। तो प्राइस ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सप्लायर सप्लाई करता है, तो आप सप्लाई कर का भी शेप जो देखोगे तो वो ऐसा होता है। तो कहीं पे भी अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में वेरिएशन है, ठीक है, तो ऐसा ग्राफ होता है उसका, ठीक है। तो ये जो है वो वेरिएबल एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपेंसेस का जो नेचर है, ऑब्वियसली उधर तो पड़े जो क्लासिफिकेशन है वो हो सकता है, लेकिन एक तरीका, एक एक्सपेंसेस को देखने का, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस को देखने का ये भी है, ठीक है, कि आप ऐसा क्लासीफाई कर सकते हो कि कोई एक्सपेंस फिक्स्ड है या वेरिएबल, ठीक है। तो यही है, दिस इज ऑल अबाउट इट, थैंक यू।